जान सबको प्यारी होती है। आपके अगर घर में बाउंड्री नहीं होगी तो आवारा जानवर आएंगे कि नहीं आएंगे, बताइए जरा। यह प्रकृति का नियम है। आपके घर में सिक्योरिटी गार्ड नहीं होगा तो ऐसे कोई भी घुस जाएगा। और जैसे बगीचे की साफ सफाई करने की जिम्मेदारी माली की होती है, बगीचे में कोई खरपतवार पैदा ना हो, कोई बबूल ना आ जाए, सारे फलदार वृक्ष हों, सारे छायादार वृक्ष हों, इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? माली की। ऐसे समाज में कोई कुरीति ना आए, समाज में कोई अतिक्रमण न करे, संस्कार हमारे खत्म न करे, कोई अनावश्यक लोग इंटर न करें, इसको रोकने के लिए क्या व्यवस्था है? पुलिस है, प्रशासन है, सांसद है, विधायक है, मंत्री है, जज है, इसलिए तो है। और है क्या काम? दुर्भाग्यवश हमने पिछले 75 सालों में हर क्षेत्र में प्रयास किया। जहां जहां पैसा खर्च होता है वो सारी योजनाएं लागू हुई, लेकिन जहां मुफ्त में जो काम हो सकता था उस पर काम नहीं हुआ। और इसी का नतीजा है कि भारत के समक्ष बहुत सारे खतरे हो गए हैं। उसमें एक जो प्रमुख खतरा है, जो उड़ीसा के सामने है, जो उड़ीसा के सामने वो भारत के सामने भी है, वो है धर्मांतरण और घुसपैठ। दुर्भाग्यवश कुछ राज्यों ने बहुत एक्टिव इस पे काम शुरू कर दिया है, एनएसए लगाना शुरू कर दिया है, यूएपीए लगाना शुरू किया है। 3 दिन पहले भी गाजियाबाद में लगाया भी गया है, लेकिन उड़ीसा में नहीं शुरू हुआ है। इसलिए आप लोग इसके खिलाफ आवाज उठाइए। आवाज उठाने का 2 ही तरीका है। समस्याओं का समाधान 2 जगह पे है, विधानसभा और हाईकोर्ट। और राष्ट्रीय स्तर की समस्या है तो संसद और सुप्रीम कोर्ट। उड़ीसा की समस्या है तो विधानसभा और हाईकोर्ट। मतलब भुवनेश्वर में है। दवा कहां मिलेगी? भुवनेश्वर। अब दवा डॉक्टरों को जगाने का 2 तरीका है, सड़क और सोशल मीडिया। सड़क और तो या तो सड़क पे उतरिए, जो उतर सकते हैं उतरिए, जो नहीं उतर सकते सोशल मीडिया का उपयोग करें। कितने लोग फेसबुक पे हैं? जरा हाथ उठाएं। बहुत बड़ी संख्या में। आज अगर आप मेरा एक आग्रह मान लेंगे तो मैं समझूंगा मेरी यात्रा सफल हो गई। प्लीज जाति, भाषा, क्षेत्र को छोड़ते हुए 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाइए। आपको 5000 बनाने की क्षमता है ना, बना लीजिए। जो इधर उधर बदमाशी करिए उसको ब्लॉक मार दीजिए बाद में। और समस्या नहीं, समस्या के मूल कारण और अस्थायी समाधान को लिखना शुरू करिए। कहीं सड़क टूटी मिले, फोटो खींचिए, लिखिए सड़क टूट गई है, मूल कारण है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार का मूल कारण है घटिया कानून। कहीं धर्मांतरण करता हुआ कोई मिल जाए, फोटो खींचिए, लिखिए धर्मांतरण का मूल कारण है क्योंकि शासन एनएसए नहीं लगा रहा है, यूएपीए नहीं लगा रहा है, गैंगस्टर नहीं लगा रहा है। कहीं सड़क के किनारे अवैध निर्माण मिल जाए, मोबाइल का उपयोग करिए, फोटो खींचिए, लिखिए या तो भ्रष्टाचार हुआ है या तो कुछ न कुछ हुआ है। अवैध निर्माण बिना भ्रष्टाचार के नहीं होता। सामान्यतः सड़क के किनारे जो अवैध निर्माण होते हैं उसमें 3-4 लाख रुपए पहले ही संबंधित थाने को पहुंच जाता है। ऐसा ही होता है, फ्री में कुछ नहीं होता। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए, जैसा मैंने बताया था, कई सारे हैं, उसमें एक है एक देश एक नागरिक संहिता, जो अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने बोला कि एक परिवार में 2 कानून नहीं चलेगा, जिसको आप कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, इंडियन सिविल कोड। 8:15 हो चुका है, 10 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म करता हूं। पहली बात तो जिन लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड से फायदा होगा, यानी 1 नेशन 1 सिविल कोड, एक देश एक नागरिक संहिता से फायदा होगा, वो इस हॉल में मुझे कोई दिख नहीं रहा है। कोई मुझे नहीं दिख रहा है यहां पर। जो इसके लाभार्थी हैं यहां कोई नजर नहीं आ रहे। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं क्योंकि ये वीडियो हमारे उन बहनों तक पहुंचेगा जो एक्चुअल में इसके लाभार्थी हैं। देखिए, पहली बात तो ये 1 नेशन 1 सिविल कोड आ रहा है। ये 1 नेशन 1 ड्रेस कोड नहीं है कि सबका कपड़ा एक जैसा हो जाएगा। ये 1 नेशन 1 फूड कोड भी नहीं है कि सबका खान पान एक जैसा हो जाए। ये 1 नेशन 1 प्रेयर कोड भी नहीं है कि सबका प्रेयर करने का तरीका, प्रार्थना करने का तरीका एक हो जाए।
ये वन नेशन वन लैंग्वेज कोड भी नहीं है कि सबकी भाषा एक हो जाएगी। ये वन नेशन वन रिलीजन कोड भी नहीं है कि सबका रिलीजन एक हो जाएगा। ये वन नेशन वन आइडेंटिटी कोड भी नहीं है कि सबकी आइडेंटिटी एक हो जाएगी। ये वन नेशन वन कस्टम कोड भी नहीं है कि सबके कस्टम एक जैसे हो जाएंगे। क्योंकि कुछ लोग बीच में ट्राइबल्स को भड़का रहे थे, ट्राइबल का क्या होगा, उनके कस्टम अलग है। तो ये वन नेशन वन कस्टम कोड भी नहीं है। एक्चुअल में ये संविधान में लिखे हुए सेकुलरिज्म को मजबूत करेगा। संविधान में दो शब्द आए, एक सोशलिज्म आया, एक सेकुलरिज्म आया, लेकिन आज तक उस पर ईमानदारी से प्रयास नहीं हुआ। दुनिया में जितने सोशलिस्ट कंट्री हैं, सोशलिज्म का बेसिक फीचर होता है कि सबकी शिक्षा एक हो, यानी कॉमन एजुकेशन। दुनिया में जितने सोशलिस्ट कंट्री हैं, रसिया है, चाइना है, वहां पे मंत्री और संतरी, डॉक्टर और कंपाउंडर, क्लर्क और कलेक्टर, कांस्टेबल और कप्तान के बच्चे की किताब एक होती है। इसको कहते हैं सोशलिज्म। ये बेसिक फीचर है। सोशलिज्म में और कई सारी चीजें होती हैं, लेकिन सोशलिज्म का बेसिक फीचर यह है कि उस देश में सभी बच्चों की, गरीब, अमीर, अगड़ा, पिछड़ा जो भी है, मंत्री, संतरी, सबके बच्चे की किताब एक होती है। लेकिन वो भारत में नहीं आया। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उसकी कोशिश की जा रही है। अब नए एजुकेशन पॉलिसी में उसकी कोशिश की जा रही है। तो वास्तव में इंदिरा जी दो शब्द जोड़ के गई थी, एक सोशलिज्म, एक सेकुलरिज्म। उस पर काम नहीं हुआ था, काम अब शुरू हुआ। मोदी जी ने जब वन नेशन वन एजुकेशन पॉलिसी में व्यवस्था किया है कि देश में सबकी शिक्षा एक हो, सब लोग अपनी मातृभाषा में पढ़ें, उस पर काम चल रहा है, जो धर्मेंद्र प्रधान जी बोल के गए। दूसरा शब्द उसमें जोड़ा गया, सेकुलरिज्म। इंदिरा जी जोड़ के चली गई, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। सेकुलरिज्म का बेसिक फीचर यह होता है कि उस देश में पर्सनल लॉ नहीं होता। जितने सेकुलर कंट्री हैं, वहां वन नेशन वन सिविल कोड होता है। एक देश एक नागरिक संहिता होती है, वो सबके लिए होती है। वहां कोई खरबपति हो या जीरोपति हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, पारसी, जैसे अमेरिका। कॉमन सिविल कोड आए या ना आए, हिंदू का मतलब कानूनन, हिंदू का मतलब हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख। लीगल लैंग्वेज में हिंदू को हिंदू, जैन, बौद्ध, जैन, बौद्ध, सिख भी हिंदू कहलाते हैं। तो कॉमन सिविल कोड से या इंडियन सिविल कोड से हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख को कोई फायदा नहीं। काफी कुछ पहले ही समान हो चुका था, जो थोड़ा बहुत बचा था सुप्रीम कोर्ट ने धीरे धीरे करके उसको बराबर कर दिया। तो आज की डेट में माता पिता, पति पत्नी, बेटा बेटी, पुत्र पुत्री, सबको एक समान अधिकार, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख। तो फायदा उसको होगा, दवा का फायदा उसको होता है जिधर बीमारी होती है, जिधर समस्या होती है। कॉमन सिविल कोड का फायदा उसको होगा जहां एक्चुअल में सेकुलरिज्म लागू नहीं है, जहां बराबर मानते ही नहीं है। माता पिता को एक समान नहीं मानते, भाई बहन को एक समान नहीं मानते, पति पत्नी को एक समान नहीं मानते। और मानना समान तो छोड़िए, जो बहुत सारी कुरीतियों को भी आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने 2018 में जब पीआईएल फाइल किया कि लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर कर दो, भारत में अभी 9 साल शादी की उम्र चल रही है, तो बहुत सारे लोगों को आश्चर्य हुआ। इनफैक्ट जब जज साहब, जिस दिन मैं पहली बार मैटर आया, तो जज साहब ने बोला, चीफ जस्टिस ने, कि मिस्टर उपाध्याय यू आर श्योर 9 साल है? हमने कहा साहब 9 साल है। थोड़ा हमको बताया कि कहां से 9 साल। अब आप सोचिए, सबकी शादी की उम्र 18 साल है, लेकिन पर्टिकुलर किसी एक की 9 साल भी है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, इंडियन सिविल कोड आएगा, सबकी शादी की उम्र एक समान हो जाएगी, सबकी मिनिमम 18 हो जाएगी। इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? जोर से बोलिए। और फायदा किसको हुआ? हमारी मुस्लिम बेटियों को। किसको फायदा हुआ? अभी 18 साल होते होते 3-4 बच्चे हो जाते हैं उनका स्वास्थ्य खराब रहता है। उस जिंदगी में लगता है उनका केवल एक ही काम बचा, बस बच्चा पैदा करो, बच्चे का पालन पोषण करो, खुद की कोई उनकी जिंदगी नहीं बचती है।
तो वन नेशन वन सिविल कोड आएगा। मुस्लिम बेटियों की भी शादी की उम्र, देश की सभी बेटियों की शादी की उम्र मिनिमम 18 होगी, 19 होगी, 20 होगी, वो तो अभी पार्लियामेंट में तय होगा, लेकिन जो भी होगा सबका होगा। तो स्वाभाविक सी बात है, उससे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, वो भी पढ़ेंगी, स्कूल जाएंगी, कॉलेज जाएंगी, डिप्लोमा करेंगी, कुछ और कोर्स करेंगी, फिजिकली मैच्योर होंगी, मेंटली मैच्योर होंगी, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, वो भी देश दुनिया को देखेंगी, भारत कितना है, भारत में कितने राज्य हैं, भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, वो भी कुछ समझेंगे। अदरवाइज क्या हुआ, 9, 10, 11 साल में शादी हो गई, 18 साल में 5 बच्चे हो गए, 25 साल में जो है पतला बच्चों की शादी शुरू हो गई, उसकी कहानी खत्म। कॉमन सिविल कोड आएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, तो सबके लिए शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाएगा। अनिवार्य का मतलब जैसे बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, डेथ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, ऐसे मैरिज का सर्टिफिकेट भी बनवाना अनिवार्य हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है क्या? अरे बनवा लो, अगर इल्लीगल काम नहीं कर रहे हो तो सर्टिफिकेट लेने में क्या दिक्कत है भाई? डरे वो जो इल्लीगल काम करे, जो आदमी लीगल शादी कर रहा है उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। कॉमन सिविल कोड आएगा, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स एक समान हो जाएगा सबके लिए। आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि भारत में जहां हम नवरात्रा मनाते हैं, जहां साल में 2 बार बेटियों की पूजा होती है, वहां पे आज भी डिवोर्स एसएमएस से होता है, व्हाट्सएप से होता है, ईमेल से होता है, चिट्ठी से होता है, पोस्ट कार्ड से होता है, अंतर्देशी से होता है, आज भी हो रहा है। और ऐसा नहीं कि संबलपुर में हो रहा है या मलकानगिरी में हो रहा है, भारत की राजधानी दिल्ली में भी हो रहा है। रिपब्लिक टीवी में एक पत्रकार है, उसका एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं, पढ़ी लिखी बच्ची है। रिपब्लिक टीवी में पत्रकार है, उसका हस्बैंड दिल्ली हाई कोर्ट में वकील है, उसको 30 अप्रैल को चिट्ठी भेजा, मैं तुम्हें तलाके हसन देता हूं, चिट्ठी पे साइन नहीं किया। 30 मई को दूसरी चिट्ठी भेजा, मैं तुम्हें तलाके हसन देता हूं, चिट्ठी पे साइन भी नहीं किया। और 30 जून को तो ईमेल कर दिया, जो 25 रुपए रजिस्ट्री वाला खर्चा वो भी बचा लिया। वो बेटी भागी भागी गई काजी के पास, बोले साहब ये 2 चिट्ठी आई थी, एक ईमेल आई थी, क्या करे? बोले तुम्हारा तलाके हसन हो गया। आप सोच सकते हो, बाद में पेटीएम पे 15,000 रुपए भेज दिया, बोले तुम्हारा ये 3 महीने का खर्चा, 2,000 रुपए भेज दिया, उसका 1 साल का बच्चा था, बोले ये दूध पीने का खर्चा, 17,000 रुपए में तलाके हसन। कॉमन सिविल कोड आएगा, ये रुकेगा, ये कुरीति है, ये भारत में एक कुरीति है, ये रुक जाएगी। आपको दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं डॉक्टर साहब, कर्नाटक के कलबुर्गी में एमबीबीएस एमएस गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर सईदा अमरीन, ये सब हमारी वो है, क्लाइंट तो नहीं कह सकते, मैं तो फ्री में केस करता हूं, लेकिन ये सब हमारे पास आई, इनका केस मैं लड़ रहा हूं। बेनजीर हिना का भी लड़ रहा हूं जो रिपब्लिक में काम करती है, डॉक्टर सईदा अमरीन का लड़ रहा हूं जो एमबीबीएस एमएस गायनोलॉजिस्ट है। डॉक्टर सईदा अमरीन एमबीबीएस एमएस गायनोलॉजिस्ट, उसका हस्बैंड एमबीबीएस एमडी फिजिशियन, ससुर भी फिजिशियन, सास भी गायनोलॉजिस्ट, और घर में नर्सिंग होम। तो आप सोच सकते हैं कितना पढ़ा लिखा परिवार। उसको बोला जाओ तुम्हें आजाद किया, जाओ तुम्हें आजाद किया, जाओ तुम्हें आजाद किया। वो बेचारी काजी के पास गई, बोले हमको जी तो आजाद कर दिए, 3 बार बोल दिया, आजाद हो गई क्या? बोले तुम आजाद हो गए। बोले ये क्या है? ये बोले तलाके बाइन है। तो तलाके हसन चल रहा है, तलाके एहसन चल रहा है, तलाके बाइन चल रहा है, तलाके किनाया चल रहा है। हमको भी नहीं पता था, तो जब बेटी हमारे पास आई तब मुझे पता चला कि इतने और चल रहे। मुझे लगा ट्रिपल तलाक खत्म हो गया, तो मैं भी सोचा सब खत्म हो गया। मुझे नहीं पता अभी एक ही खत्म, 4 और बाकी है। तो एक एक करके मैंने सुप्रीम कोर्ट में उनका केस किया। कलकत्ता से एक लड़की आई, पुणे से एक लड़की आई, कलबुर्गी से आई, मुंबई से आई, ऐसे 10 बेटियां आई, उनका केस हमने किया, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। तो कॉमन सिविल कोड आएगा, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबका कॉमन हो जाएगा, सबका तलाक कोर्ट के जरिए होगा। लोग कोर्ट में अप्लाई करेंगे, जज उनको 6 महीने का टाइम देगा, ठंडे दिमाग से सोचो, फिर 6 महीने बाद आओ। उसके बाद नहीं मानते तो भाई ठीक है, अलग हो जाओ।